वो भाषा जिसमें हम और आप रोज़ संवाद करते हैं, नज़रिया के एपिसोड्स के ज़रिए उस भाषा को हिंदी कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे, मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि ज्ञान देना मेरी आदत है, पर अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, मगर उस ज्ञान के पीछे हमेशा कुछ न कुछ कारण होता है। अब जैसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जिस भाषा में मैं और आप बात करते हैं, वो भाषा हिंदी है। वो भाषा हिंदी है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो भाषा आपको हमेशा ये याद दिलाती है कि हिंदी कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है और हिंदी कितनी ज़्यादा बड़ी भाषा है। आज देश का जो प्रधानमंत्री है, वो जब देश के लोगों को संबोधित करता है, 80 से 90% वक्त उन्हें हिंदी बोलते हुए ही पाया जाता है। आज की तारीख में हिंदी सिर्फ वो भाषा नहीं है जो गांव या फिर गली मोहल्ले की भाषा है। आज की तारीख में इस देश की एलीट की भाषा भी हिंदी हो चुकी है। एक दौर में जहाँ कहा जाता था कि अगर तुम हिंदी बोल रहे हो या फिर अगर तुम हिंदी में संवाद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें उस दर्जे का नहीं समझा जाएगा। लेकिन आज हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यूनाइटेड नेशन, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ जाकर हिंदी में भारत का डंका बजा कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम हिंदी को इतना गौरवान्वित करते हैं तो हम सबका सीना चौड़ा हो जाता है। मगर क्या आपको पता है, हमेशा जो सफलता होती है ना, सफलता के साथ आती है एक चीज़, और उसे हम बोलते हैं घमंड या फिर गुरूर। और ये जो घमंड और गुरूर है ना, इसने बड़े बड़ों का सत्यानाश करके रख दिया है। आप चाहे इतिहास में कुछ भी उठाकर देख लीजिए, कोई भी बड़ा राजा देख लीजिए, कोई भी बड़ा वंश देख लीजिए, हर चीज़ की जिसकी उत्पत्ति और जिसका अंजाम महान हुआ है, उसका अंत घमंड के कारण ही होता है। तो ये जो घमंड और गुरूर है ना, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। तो भारत के नागरिक होने के तौर पर भी हम सबको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषा पर हम गर्व तो करें, मगर कभी भी हमारा जो गर्व है, हमारी जो गर्व करने की आदत है, वो घमंड में ना तब्दील हो। हमें घमंड ना हो किसी चीज़ के ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल इस देश में एक नई कवायद चली है। चल तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन आजकल उस कवायद ने एक नया मोड़ लिया है। आजकल वो आवाज़ें जो पहले थोड़ी दबी दबी थी, उनमें हौसला आया है। और वो आवाज़ें क्या कहती हैं हमसे? वो आवाज़ें कहती हैं कि इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। तो नज़रिया के इस एपिसोड में बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर और जानेंगे थोड़ा हिंदी के बारे में और भारत में अन्य भाषाओं के महत्व के बारे में, और क्या दर्जा रखती हैं ये भाषाएं भारत के समाज पर, और किस तरीके से भाषाओं ने भारतीय समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं, और क्या सचमुच में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी के साथ। तो हिंदी के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूँ, जब मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी है या फिर हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर गर्व का भाव आता है, वो गर्व का भाव जब घमंड में तब्दील होता है, तब मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग अब ये सवाल कर सकते हैं कि ये देश जिसे हम भारत कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं हो सकती? तो जवाब है, हिंदुस्तान एक इंक्लूसिव कैरेक्टर के कारण बना देश है, एक समनिवेशी गुण के कारण बना देश है। वो देश है जिसने ना जाने कितनी ही पीढ़ियों से अलग अलग सभ्यताओं को अपनी पनाह दी है, अलग अलग सभ्यताओं को सहेज कर अपने भीतर रखा है बड़ी खूबसूरती से। और तो और भाषाई विविधता और सामाजिक विविधता का जैसा खूबसूरत मंजर हमें इस देश में दिखाई देता है, वैसा शायद ही दुनिया में कहीं और दिखाई देता होगा। दुनिया की सबसे बड़ी मेगा बायोडाइवर्सिटी अमेज़न रेन फॉरेस्ट होगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो कल्चरल बायोडाइवर्सिटी है, वो मेरा और आपका मुल्क है, जिसे हम हिंदुस्तान बुलाते हैं या इंडिया बुलाते हैं या फिर भारत बुलाते हैं। अब इस मुल्क में जो है, क्योंकि अलग अलग परिवेश के लोग आ सकते हैं, तो हमारा और आपका हिंदी को देखने का नज़रिया अलग है, क्योंकि हम उत्तर भारत से आते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में और जो पूर्वोत्तर है, इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, उसके अलावा भी उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हिंदी को उस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे हम और आप देखते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम और आप बचपन से हिंदी में बात करते आए हैं या फिर हिंदी से जुड़ी हुई किसी बोली में बात करते आए हैं। तो
हमारे लिए हिंदी के प्रति एक अलग लगाव है, एक अलग भाव है। शायद हम सब हिंदी भाषा से उतने ही जुड़े हुए हैं, इतना ही प्रेम करते हैं हिंदी भाषा से, जितना एक 6 महीने का बच्चा अपनी माँ से करता हो। हिंदी हम सब के लिए माँ समान है। लेकिन आप सोचिए, वही बच्चा जो बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर किसी उत्तर भारतीय राज्य में नहीं जन्मा, मध्य प्रदेश में नहीं जन्मा, जहाँ से इस देश की बहुसंख्यक आबादी आती है, तो वो बच्चा जो कि उत्तर भारत में नहीं पैदा हुआ और पैदा हुआ है दक्षिण भारत के, मान लीजिए तमिलनाडु में, तो वो बच्चा जब तमिलनाडु में पैदा हुआ तो बचपन से उसने जिस भाषा में अपने माता पिता को पहचाना, जिस भाषा में अपनी संस्कृति को जान पाया, वो भाषा हिंदी नहीं है, वो भाषा है तमिल। या फिर अगर वो केरला में है तो वो भाषा है मलयालम। वो बच्चा अगर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है तो उसके लिए वो भाषा है तेलुगु। अगर वो बच्चा कर्नाटका से है तो उसके लिए वो भाषा कन्नड़ा है। अगर वो बच्चा गुजरात से है तो उसके लिए वो भाषा गुजराती है। अगर वो बच्चा पश्चिम बंगाल से है तो उसके लिए वो भाषा बंगाली है। अगर वो बच्चा पंजाब से है तो उसके लिए वो भाषा पंजाबी है। अगर वो बच्चा जम्मू कश्मीर से है तो उसके लिए वो भाषा डोगरी है। अगर वो बच्चा असम से है तो उसके लिए वो भाषा असमी है। और ना जाने ऐसी कितनी ही भाषाएं और बोलियों में अलग अलग लोग इस देश के बटे हुए हैं। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने, उनमें से जो इस बात का विरोध करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि वो हिंदी से या हिंदी बोलने वालों से नफरत करते हैं। आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि तमिल को राष्ट्रभाषा बनाना है और तमिल सीखना आपके लिए ज़रूरी होगा, तो आप क्या कहिएगा? आप विरोध कीजिएगा इस बात का। क्यों विरोध कीजिएगा? क्योंकि बचपन से आपकी भाषा जो है वो हिंदी है, तो आप क्यों सीखिएगा ज़बरदस्ती तमिल? हाँ, कोई भाषा अगर आपको शौक़ के लिए सीखनी है, अपनी ज़रूरत के लिए सीखनी है, तो वो अलग बात है। मगर ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति पर कोई भाषा थोपना, और वो भाषा जिस भाषा में वो बात ही नहीं करना चाहता, बचपन से उस भाषा के बारे में उसने जाना ही नहीं, तो हिंदी को प्रमोट करने में और हिंदी को ज़बरदस्ती लागू करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, हमारी देश की संविधान सभा में और जब इस देश में राज्य बन रहे थे तब भाषा पे चर्चा नहीं हुई होगी? तो आपको क्या लगता है क्या चर्चा हुई थी? तो हमारे देश में जब भाषाओं पे चर्चा हो रही थी तब इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के लिए भविष्य देखा, वो भविष्य जिसे हमारा और आपका दायित्व है कि हम उसे उज्जवल बनाएं, उन संविधान निर्माताओं ने हिंदी के बारे में जो बात कही वो आपको जाननी चाहिए। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हिंदी ज़रूर एक भाषा के तौर पे प्रचलित हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो हिंदुस्तान में, तो अगर हिंदुस्तान प्रचलित होगा दुनिया भर में और हिंदुस्तान अपनी एक अलग जगह बनाएगा दुनिया भर में, उसमें हिंदी तो पॉपुलर होगी ही, मगर हिंदी समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाएगा पूरी दुनिया में, और वो हो भी रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। अगर आप दक्षिण भारत में, मैं आपको बताऊँ तो जो 60s का पूरा दशक है, आपने कभी सोचा है कि तमिलनाडु में जब इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? या फिर कांग्रेस और बीजेपी की क्या हालत है तमिलनाडु में, और इतनी बुरी हालत क्यों है उनकी वहाँ पे? क्यों वहाँ पे AIDMK और DMK जैसी जो द्रविडियन पार्टियाँ हैं वो जीतती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तमिलनाडु में एक समय में जब ज़बरदस्ती C राजगोपालाचारी नाम के एक नेता ने हिंदी को लागू करने की कोशिश की थी, तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था इनके नेतृत्व में। ये कौन है? इनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार को तमिल भाषा में भगवान कहते हैं। तो पेरियार जो थे उनको कहा जाता है द्रविडियन पॉलिटिक्स का जनक। आज भी पेरियार और हिंदी को जो ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की गई ना तमिलनाडु में, उसका असर है कि आज भी तमिलनाडु में जो उत्तर भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये सफल नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भाषा को थोपने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं फैलेगी। लेकिन वही बात करते हैं साल 2023 में, अगर आप तमिलनाडु जाइएगा, भले ही एक दौर में उन्होंने हिंदी का विरोध किया हो और हिंदी के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन किए होंगे, लेकिन तमिलनाडु में बॉलीवुड के जो गाने हैं, शाहरुख खान की फिल्मों के गाने, अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गाने और जितने भी हिट फिल्मी गाने हैं, वो सब गाने लोग सुनते हैं, उन्होंने सुने होंगे। और नॉर्थ इंडियन गाने जो हैं, बॉलीवुड के गाने, वो पॉपुलर है। बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं हिंदी ने अपनी जगह जो है साउथ इंडिया में वो कैसे बनाई? गानों के ज़रिए। भाषा जो है वो गानों के ज़रिए पहुंचती है, लोक गीतों के ज़रिए पहुंचती है। भाषा को ज़बरदस्ती अगर आप थोपने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में कई सारे युवक युवतियाँ जो हैं वो कोरियन सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? कोरियन गानों की पॉपुलैरिटी के कारण। कई सारे युवक युवतियाँ फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? फ्रेंच भाषा में आने वाले अलग अलग जॉनर में जो शोज़ हैं और अलग जो टेक्स्ट बुक्स हैं
उनकी पॉपुलैरिटी के कारण फ्रेंच और कोरियन भाषाएं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं भारत में। तो आप देखिए किस तरीके से हमारे सामने एग्जाम्पल है तमिलनाडु का, जहाँ जब हिंदी को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की गई तो वहाँ पर भयंकर प्रदर्शन हुए, जिनके स्कार्स जो है, जिनके दाग जो हैं, वो आज भी कायम है तमिलनाडु में। लेकिन जब उसी तमिलनाडु तक हिंदी भाषा गानों के ज़रिए पहुँची, प्रेम के ज़रिए पहुँची, तो उसने उस समाज में अपनी एक अनूठी जगह बना कर रखी। तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को और तमिल भाषा को, मलयालम भाषा को, हर भाषा को हमें सहेज कर रखना पड़ेगा। अब एक और सवाल आता है कि हिंदुस्तान चलेगा कैसे। तो देखिए, हिंदुस्तान बहुत ही कुशलता से चलते आया है 75 साल से, और हिंदुस्तान विकास में जितना भी अच्छा किया हो या फिर बुरा किया हो, उसके पीछे भाषा का बहुत कम रोल है। कहीं ना कहीं आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में जो बेड़ियाँ आती हैं उसमें भाषा का एक रोल होता है। कहीं ना कहीं एक वक्त पे भाषा भी कुछ अड़चन डाल सकती है, भाषा की विविधता, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है कि वो कहीं पे कोई बहुत बड़ा जो गवर्नमेंटल काम है उसमें हिंड्रेंस डाल दे। भाषा जो है वो कहीं ना कहीं उस इलाके के लोगों के लिए होती है। 2023 में कहना कि भाषा जो है वो भारत के डेवलपमेंट के बीच में एक बाधा बन के आई है, तो वो गलत है। इसीलिए हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इंग्लिश पूरे देश में पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिससे हम ग्लोबली भी खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसीलिए हिंदुस्तान में। तो मैक्सिमम लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो अगर हिंदी नहीं जानते हैं, तो दक्षिण भारत में काफ़ी लोग इंग्लिश जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आजकल तर्क दिया जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर काम में अड़चन आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं हिंदी की राष्ट्रभाषा ना होने के कारण, कहीं ना कहीं वो एक मूर्खता भरा तर्क है। और तो और कई लोग ये तर्क देते हैं कि जब अमेरिका में, फिनलैंड में, रशिया में, चाइना में उनके पास एक राष्ट्रभाषा है और वो गर्व से कहते हैं कि उनकी एक राष्ट्रभाषा है और वो राष्ट्रभाषा उस देश को एक साथ पिरो कर रखती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है? नहीं, हम और आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं जितनी पूरे देश और दुनिया में शायद मिला कर ना हो। इतनी भाषाएं, इतने कल्चर, इतने हेरिटेज को हमने अपने अंदर समाया है और इतनी खूबसूरती से समाया है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। क्योंकि भारत डाइवर्सिटी का देश है। इंडिया इज़ नॉट अबाउट वननेस, इंडिया इज़ अबाउट टुगेदरनेस, और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इंडिया इज़ अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है। तो अगर इस अनेकता को हमें सेलिब्रेट करना है, ये जो डिफरेंसेस हैं ना हमारे और आपके, जो भाषा के रूप में है, उसको सेलिब्रेट करना है। आज की तारीख में हम और आप दोनों गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हैं जब दक्षिण भारत में तेलुगु फिल्म जो बनी हुई है RRR, उसको ऑस्कर मिलता है। उसके नाटू नाटू गाना जो दक्षिण भारत की भाषा से है, जो कि तेलुगु भाषा से है, उसको ऑस्कर मिले और वो सेलिब्रेट करें हम, तो हमें उसके साथ तेलुगु भाषा को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, हमें तमिल भाषा को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम दक्षिण भारत से आने वाले APJ अब्दुल कलाम का सम्मान करें, उनको एक्सेप्ट करें अपनी सोसाइटी में, उनकी बनाई हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उनके यहाँ की जो भाषाएं हैं उसको रिजेक्ट करें। तो हिंदी ज़रूर इस देश में एक सबसे प्रचलित भाषा है, मगर इस देश की एकमात्र भाषा नहीं है हिंदी। इस चीज़ को हमें और आपको समझना पड़ेगा। और ये पूरी डिबेट है ना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश या फिर हिंदी वर्सेस अन्य भाषाएं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं हमारे गुरूर और हमारे घमंड का नतीजा है। और हिंदुस्तान को ये एक ऐसी चीज़ है जो तोड़ सकती है। हिंदी को अगर हमने बड़े स्तर पर प्रोपोगेट और ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश की ना, तो 60 और 50 के दशक में हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत में क्या हुआ है। और सिर्फ दक्षिण भारत की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की भी बात है, और भी भाषाओं की बात है, महाराष्ट्र की बात है, गुजरात की बात है, बंगाल की बात है। तो ये बात भारत जैसे विविध देश में कभी संभव नहीं है कि एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जहाँ पर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो हम इस सिस्टम पर चलते रहें और देश के विकास पर ध्यान दें, वो ज़्यादा होगा। और हमारी जो भाषाई डिफरेंसेस हैं ना, इनको हमें सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा कि हम जश्न मनाएं कि हमारे पास इतनी भाषाएं हैं जिसकी पूरी दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आपको पता है हिंदी का जो इतिहास है वो भी कोई लाखों साल पुराना नहीं है। हम जब बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, तो हिंदुस्तान का इतिहास ज़रूर हज़ारों साल पुराना है, मगर हिंदी एक भाषा के तौर पर सिर्फ 600 से 700 साल पुरानी है। मैं आपको बताता हूँ, आमिर खुसरो जब 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आते हैं तो वो देखते हैं हिंदुस्तान की जो हिंदी पट्टी है, जो मूलतः हिंदी पट्टी का इलाका है, वहाँ पर लोग एक कॉमन टंग बोल रहे हैं, एक मिलती जुलती बोली बोल रहे हैं, जिसको उसने देखा और नाम दिया हिंदुस्तानी बोली या फिर खड़ी बोली।
उसी खड़ी बोली से आगे चलकर दो भाषाओं का जन्म हुआ, एक का नाम है उर्दू, एक का नाम है हिंदी। तो हिंदी हिंदुस्तान के निर्माण के बहुत सालों बाद आई। शंकराचार्य आप देखिए कितने पहले चले थे दक्षिण भारत से और आए थे उत्तर भारत, भारत की परंपरा को जोड़ने के लिए, भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए। केरला से ही आए थे शंकराचार्य, और उस वक्त हिंदी नहीं बोली जाती थी, उस वक्त हिंदी नाम की कोई भाषा एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदी ज़रूरी है, मगर ज़बरदस्ती हिंदी को थोपना किसी पर ज़रूरी नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान को अखंड रखना चाहते हैं और हिंदुस्तान को उसकी इंटीग्रिटी के साथ उसको उसी हाल में देखना चाहते हैं जिस हाल में हिंदुस्तान है, और वो तभी होगा जब हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान की विविधताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी नोट पर मैं नज़रिया का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह हिंदुस्तान में जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको सेलिब्रेट करने पर ध्यान देंगे, ना कि किसी भाषा को, किसी बोली को अपने से कमतर दिखाने पर। तो इसी नोट पर नज़रिया का ये एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसी एपिसोड्स के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।